जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट गेट और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या जो भी आपके एई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट में, उनके लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये कंट्रोल सिस्टम। तो आज हम लोग उसी कंट्रोल सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल धैर्यपूर्वक पढ़िएगा, कुछ भी चीज़ें ना समझ में आए वो आप पूछिएगा। बेसिक है इसका फोरियर, और फोरियर से भी बेसिक है लाप्लास। तो इसको पढ़ने के पहले लाप्लास ट्रांसफार्म आपको पूरी तरीके से आना चाहिए, चाहे वो लाप्लास ट्रांसफार्म निकालना हो या लाप्लास इन्वर्स निकालना हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो लाप्लास ट्रांसफार्म मैंने पढ़ाया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज में, जाकर के देख लीजिएगा। लगभग 15-20 लेक्चर होंगे 30-40 मिनट के विद प्रॉब्लम्स। हर एक लेक्चर 30-40 मिनट का होगा, तो फटाफट उनको कर जाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और चीज़ें आपको कवर हो जाएं, आसानी से समझ में आए। यहाँ पर ऐसा न लगे कि जादू हो रहा है। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ठीक वैसे ही क्लियर रहना चाहिए जैसे पापा का नाम नींद में भी पूछिए तो सही नाम ही निकलेगा, ठीक वैसे ही, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रखना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिन पर आपको 100% कमांड रखनी ही रखनी है, और वो एवरग्रीन सब्जेक्ट होते हैं। एवरग्रीन का मतलब क्या हुआ कि अगर एग्ज़ाम आए तो उनको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। वो हमेशा आपको रटे होने चाहिए, हमेशा रिवाइज्ड होनी चाहिए। और रिवीजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जीएस, टेक्निकल, रीजनिंग सब मिक्स आ रहा है। तो उसका एक ही तरीका हो सकता है रिवीजन का कि मैक्सिमम बार लिख करके प्रैक्टिस करना। अगर आप रटने बैठे तो भूलेंगे, कन्फर्म है ये भूलेंगे। और अगर आपने हैंड प्रैक्टिस की है, अपना हाथ जगन्नाथ वाला स्टाइल अपनाया है, तो जान लीजिए कि आपका मन भले कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन हाथ जो लिखेंगे वो सही ही लिखेंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस हाथों से कर रखी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम की थ्योरी ये है कि सबसे पहले जेम्स वाट ने जब इंजन बनाया, स्टीम इंजन, तो स्टीम को एक पर्टिकुलर फ्लो से इंजन को मिलना चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो उस पर्टिकुलर फ्लो से स्टीम को मिलने के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा स्टीम का फ्लो, और यहीं से शुरुआत होती है कंट्रोल सिस्टम। हमें चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, और इस तरीके से कंट्रोल करना है कि हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिले, जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिले। अगर हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये सेट कर रखा है कि 10 मिनट का टाइमर सेट कर रखा है, तो 10 मिनट से 1 सेकंड ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम। अगर हमने फ्रिज का टेम्परेचर सेट कर रखा है 1 2 3 4 जो नॉब होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो टेम्परेचर उसी हिसाब से सेट रहना चाहिए, अदरवाइज सामान क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। घरों में एसी यूज करते हैं, तो अगर एसी का टेम्परेचर आपने सेट कर रखा है कि इतने डिग्री सेल्सियस, तो उसने पर क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। राडार, तो ये डिफेंस सिस्टम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट। राडार की एंगुलर डायमेंशन, एंगुलर जो कैच एरिया होता है, अगर हमने उसको रखा है 0 से 60 डिग्री, तो वो 0 से 30 ना हो जाए कि आंधी चले तो 30 घूम जाए, वो 0 से 30 तक ही देखे। 30 से 60 वाला हमारा डार्क एरिया हो गया, ऐसा नहीं। तो कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्री के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मेन कहानी इनकी शुरू होती है, वो शुरू होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो सबसे पहले मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ फार्मूले आपको लिखे दे रहा हूं जो कि आपके काम में आएंगे। पहला, लाप्लास, पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन लिख लीजिए। अगर कोई टी डोमेन में फंक्शन है एफ टी, तो इसका लाप्लास होता है 0 to इन्फिनिटी e raised to power माइनस एस टी
एफ टी डी टी, और इसको डिनोट करते हैं एफ एस से। एफ टी के लाप्लास को लिखते हैं एफ एस। हम टाइम डोमेन से कहाँ जा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। एस क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, एस इज इक्वल टू लिखते हैं जे ओमेगा, वो बाद की बात है। अब 1 का लाप्लास 1/s, टी की पावर n का लाप्लास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n+1। ये तब लगाना है जब n एक क्या हो? इंटीजर हो, और वो भी क्या? पॉजिटिव इंटीजर, तब ये लगाना है। अगर n एक फ्रैक्शन में नंबर हो जाएगा तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल वो गामा n+1 डिवाइडेड बाई s की पावर n+1। इसको बोलते हैं गामा फंक्शन। गामा रूट की तरह नहीं होता, ये रूट ऐसे होता है, ठीक है, ये रूट नहीं है। e की पावर at का लाप्लास होता है 1/s-a। इसके बाद 2-3 फार्मूले और देखने हैं। साइन at का लाप्लास a/s² + a², कॉस at का लाप्लास s/s² + a², साइन हाइपरबोलिक at का लाप्लास a/s² - a², और कास हाइपरबोलिक at का लाप्लास s/s²-। ठीक है, इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी है। e की पावर at एफ टी का लाप्लास, मतलब e की पावर at का अगर मैं एफ टी में मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका लाप्लास होता है एफ एस माइनस ए। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब कंट्रोल सिस्टम हमारे पास दो टाइप के हैं। यहां से अब आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, नोट्स बनाते चलिएगा, न्यूमेरिकल थ्योरी साथ साथ चलेगी। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन लूप और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप। ओपन लूप वो होता है जहां पर इनपुट एंड आउटपुट के बीच में चेकिंग या फीडबैक का कोई अरेंजमेंट ना हो। हमने राडार को सिग्नल दिया कि 30 डिग्री नॉर्थ घूम जाइए, राडार घूम गया। अब मुझे ये नहीं पता कि वो 30 डिग्री नॉर्थ घूमा है, 28 डिग्री नॉर्थ घूमा है, या 35 डिग्री घूम गया, या 35 डिग्री साउथ घूम गया। आंधी चल रही तो हो सकता है वो आंधी की दिशा में मुड़ गया हो। तो जब हम आउटपुट को इनपुट के दिए गए सिग्नल से कंपेयर ना कर पाएँ, या जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है जिसको हम चाह रहे हैं, जिसको हमने कमांड दिया कि 30 डिग्री नॉर्थ आप घूमिए, अब वो घूमा या नहीं घूमा ये हम पता करने का अरेंजमेंट हमारे पास ना हो, तो उसको बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और जब यही चीज़ पता करने का अरेंजमेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप। उस पता करने का अरेंजमेंट को इंजीनियरिंग की भाषा में बोलते हैं फीडबैक। आप अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते होंगे, बार बार नोटिफिकेशन आता है कि आप फीडबैक दीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा वो कैसा है, ताकि आगे जो बायर हैं उनको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सके और हमारे साइट के प्रोडक्ट और साइट की रेटिंग इम्प्रूव हो सके। आप फीडबैक देते हैं। ओला उबर की आप सर्विस यूज करते हैं या रेस्टोरेंट में गए
तो वहाँ पर कई बार वेटर पूछता है कि आप जो है फीडबैक दीजिए कि हमारे यहाँ का खाना कैसा रहा। आप अगले को रिकमेंड करेंगे किसी को कि आप यहाँ पर जाकर खाना खा कर आइए, तो फिर तो ये क्या है, फीडबैक है। मतलब जो हमने इनपुट दिया, जो हमने खाना परोसा, वो खाना आपको कैसा लगा, ये जानने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं क्या, फीडबैक। वही चीज़ हम में भी है कि अगर आउटपुट जो आया वो हमारे डिजायर्ड आउटपुट से कितना मैच कर रहा है, या जो हमें चाहिए था, जो हमने कमांड दी थी उससे कितना मैच कर रहा है, उसी को अगर हमारे पास कंपेयर करने का, मैच करने का तरीका है, तो उसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। और जिसमें तरीका ना हो वो है ओपन लूप। कहानी समझ में आ गई? ठीक। अब आपके लिए अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, अभी मैं ओपन लूप सिस्टम देख रहा हूं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या है? हमने इधर से इनपुट दिया, आई ऑब्लिक पी का मतलब इनपुट, ठीक। आप इनपुट पूरा भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या लगा है, कंट्रोलर। कंट्रोलर अपनी कमांड किसको देगा, जिसको वो कंट्रोल करेगा। तो यहां पर लिखा लगा है कंट्रोल्ड प्रोसेस, जिस प्रोसेस को वो कंट्रोल कर रहा है। और इधर है आउटपुट। एक सिंपल से सोचिए, कंट्रोलर हमेशा जनरली दो होता है, एक एम्पलीफायर होता है और दूसरा होता है फिल्टर। कुछ और भी होता है लेकिन जनरली एम्पलीफायर या फिल्टर ही होते हैं। हमने, आप ये सोचिए कि पूरा पूरा राडार है राहुल गांधी की, जो जिसके लिए उनके काफ़ी ज़्यादा, देखिए मैं कभी ये चीज़ें जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपको समझने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्रिटिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसी कुछ मन में भावना हमारे, ना आप भावना रखिएगा। आपका काम है पढ़ना, समझ में चीज़ें आ जाएँ, सिलेक्शन ले लीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। राजनीति के मुद्दे पर कोई बहस नहीं। तो ये पूरा क्या है, वो मशीन है जिसकी राहुल गांधी जी बात कर रहे थे। यहाँ से उन्होंने आलू डाला तो इधर आलू निकला या सोना निकला, या उधर से गन्ना डाला तो इधर गुड़ निकला या नहीं निकला, उधर से बिल्ली डाला तो इधर बिल्ली ही है या शेर बन गया। हमारे पास इनको इनको कंपेयर करने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ से इसके लिए कोई कनेक्शन नहीं। तो ये है क्या, ओपन लूप से। अब ओपन लूप सिस्टम आपको देखने से ही लग रहा होगा कि यूज करने में ये इजी होता है, तो एडवांटेज लिख लीजिए। एडवांटेज ये है कि ये सिंपल। दूसरा, इसकी कॉस्ट कम, लेस कॉस्टली होगा। तीसरी बात, यहां पर कॉस्ट कम होने को बोलते हैं इकोनॉमिकल, ठीक है। तीसरी बात, इसका मेंटेनेंस लो होगा। और चौथी बात, लेस स्टेबल या रिलायबल। इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। जो आपने कमांड दिया वही कमांड आपको आउटपुट में मिली, या जो आप चाह रहे थे वही मिला या नहीं मिला, ये आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करने का कोई तरीका है ही नहीं, उसको इम्प्रूव करने का कोई तरीका है ही नहीं। और पांचवी बात यह है, प्रॉपर कैलिब्रेशन इज नॉट पॉसिबल। एक चीज यहां पर गलती हो गई, यहां पर लिखिएगा मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों बता रहे हैं हम? मोर स्टेबल इस वजह से बता रहे हैं कि जो आपका एरर होता है वो एरर यहां पर काम नहीं करता। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं,
जैसे 30 डिग्री नॉर्थ हमने कमांड दिया कि राडार को घूम जाइए, अगर वो 25 भी घूमा है तो जो 5 डिग्री का एरर है वो एरर बाकी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये क्या है, मोर स्टेबल। आपने कमांड दी, आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये रिलायबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेबल और रिलायबिलिटी, स्टेबल तो है लेकिन रिलायबल नहीं है। रिलायबल मतलब जिस पर आप विश्वास कर सकें कि ये सही है या नहीं है। तो मोर स्टेबल तो है लेकिन ये एडवांटेज में आएगा, और लेकिन लेस रिलायबल है, ये डिसएडवांटेज में आएगा। तो डिसएडवांटेज में क्या है, इनएक्यूरेट, या इसी को बोलते हैं लेस रिलायबल। ठीक है। दूसरी बात, ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तीसरी बात क्या है, ये स्लो होता है, फास्ट नहीं होता। ठीक है। अब जो इसके डिसएडवांटेज हैं वही क्लोज्ड लूप के क्या बन जाएंगे, एडवांटेज बन जाएंगे। क्लोज्ड लूप क्या होगा, एक्यूरेट होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा, ऑप्टिमाइजेशन वहां पर पॉसिबल हो सकता है। स्लो ही है वो क्या होगा, फास्ट होगा। फास्ट तो होगा लेकिन वो स्टेबल कम से कम होगा, सेंसिटिविटी उसमें ज़्यादा आ जाएगी। वो जो 5 डिग्री का एरर मैंने बताया कि अगर 30 डिग्री नॉर्थ राडार को घूमने की बात की जा रही है, तो अगर वो 25 घूमा है तो जो 5 डिग्री का डिफरेंस है वो फिर से जा करके कमांड देगा राडार को कि आप 5 डिग्री और घूमिए, आप कहना नहीं मान रहे हैं। तो तब तक उसको डिस्टर्ब करता रहेगा जब तक वो उसको घुमा नहीं देगा, अगर वो अच्छा कंट्रोल सिस्टम है तब। ठीक। तो आपका एक का एडवांटेज याद रखिए, एक का एडवांटेज ही दूसरे का डिसएडवांटेज बन जाएगा। क्लोज्ड लूप क्या होगा, सिंपल नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी, मेंटेनेंस उसका आसान नहीं होगा, स्टेबल वो कम से कम होगा, और प्रॉपर कैलिब्रेशन वो पॉसिबल होगा वहाँ पर। ठीक। यहाँ पर अगर ये इनएक्यूरेट है तो वो एक्यूरेट होगा। ठीक है। तो एक का एडवांटेज दूसरे का डिसएडवांटेज बने। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम देख लेते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यहां पर क्या है, इनपुट, कंट्रोलर, कंट्रोलर के पहले लगा दीजिए एम्पलीफायर। क्यों लगा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर लगाइए कंट्रोलर, फिर लगाइए कंट्रोल्ड प्रोसेस जिसको ये कंट्रोल्ड करेगा। ये है आउटपुट, आउटपुट से एक सिग्नल उठाइए, इसको बोलते हैं फीडबैक। ये जा करके इनपुट से कंपेयर करेगा। इनपुट क्या है, जो हमें चाहिए था, इनपुट को ही बोलते हैं रेफरेंस इनपुट, या इसी को कभी कभार बोलते हैं रेफरेंस आउटपुट भी। हमने अगर कहा 30 डिग्री नॉर्थ घूमिए, तो जो हमारा इनपुट है वो 30 डिग्री नॉर्थ का सिग्नल है। 30 डिग्री नॉर्थ घूमने की बात थी, 30 डिग्री यहाँ पर आया, एम्पलीफायर को इंस्ट्रक्शन दिया, फिर कंट्रोलर पर आया, 30 डिग्री नॉर्थ घूमा है नहीं घूमा, यहाँ पर 28 डिग्री नॉर्थ घूम गया। तो जो 2 डिग्री, 28 डिग्री किससे कंपेयर होगा, इस 30 डिग्री से। तो कितने का डिफरेंस आएगा, प्लस और माइनस का मतलब 2 डिग्री का। अब 2 डिग्री हो सकता है इतना छोटा हो कि वो डिटेक्ट ही ना कर पाए, तो उसको पहले ये क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, फिर जाकर के राडार के अंदर देगा। इसी वजह से एम्पलीफायर लगाया गया। ये जो सिग्नल होता है इसको बोलते हैं एरर सिग्नल।
तो एरर सिग्नल और कुछ नहीं होता, जो हमारा आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट, और जो डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए था, उनका डिफरेंस होता है। डिजायर्ड आउटपुट को ही रेफरेंस इनपुट भी बोलते हैं। तो रेफरेंस इनपुट और एक्चुअल आउटपुट का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एरर सिग्नल। एरर सिग्नल वापस से जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो 30 डिग्री नॉर्थ उसको घुमा नहीं देगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। घरों के एसी को सोचिए, ये है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर और जो एसी का आउटपुट है, एसी का जो टेम्परेचर दे रहा है, उसका क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, ये एसी आउटपुट टेम्परेचर है, उसका डिफरेंस होकर के कहाँ जाएगा, एम्पलीफायर। को ऐसे लिखिए, एसी आउटपुट टेम्परेचर या इसी को बोलते हैं रूम टेम्परेचर, और ये हमारा है डिजायर्ड टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर हमने एसी में सेट किया है, तो डिजायर्ड टेम्परेचर और एक्चुअल रूम टेम्परेचर का डिफरेंस लेगा। फिर एम्पलीफायर किसको देगा, कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, कंप्रेसर को सिग्नल देगा। कंप्रेसर क्या करेगा, ऑन हो जाएगा तो एसी चल जाएगा। जैसे ही रूम टेम्परेचर अचीव हो गया, आप देखते होंगे 24 डिग्री आपने सेट किया, 24 डिग्री आ गया, तो 24 डिग्री हमने सेट किया है, रूम टेम्परेचर भी 20 डिग्री पहुंच गया, तो एरर सिग्नल क्या हो जाएगा, जीरो। जब जीरो हो जाएगा तो कंप्रेसर पर कमांड क्या जाएगी, जीरो। और कंप्रेसर पर कमांड जीरो जाएगी तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो जान जाएगा कि हमें अब चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना टेम्परेचर चाहिए था वो हम अचीव कर चुके हैं। तो टेम्परेचर, वो कंप्रेसर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये क्या है, क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है। उदाहरण देख लेते हैं दोनों के एग्जाम्पल। एडवांटेज डिसएडवांटेज ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी में गलती मत कीजिएगा। ओपन लूप सिस्टम हमेशा क्लोज लूप सिस्टम से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इनएक्यूरेट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी हम दांव पर लगाते हैं ताकि हम एक्यूरेसी अचीव कर सकें। अगर हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए सिस्टम की, तो हम ओपन लूप में जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ओपन लूप का पहले देख लेते हैं। ओपन लूप के एग्जाम्पल को ऐसे सोचिएगा कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है क्या। जिस भी सिस्टम की हम बात करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हम उस सिस्टम से क्या चाहते थे। अगर मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 10 मिनट का टाइम सेट करता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा उद्देश्य क्या था, कि 10 मिनट तक मशीन घूमती रहे, या मेरा उद्देश्य था कि कपड़े साफ होना। अगर आपका उद्देश्य 10 मिनट तक मशीन को घुमाना है, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम एक क्लोज्ड लूप सिस्टम होगा, क्योंकि वो आपके उद्देश्य को पूरा कर रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य वॉशिंग मशीन ला करके, चाहे वो स्टोर में घूमे चाहे हमारे घर में घूमे, वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम उसको लाए थे कपड़े साफ करने के लिए, हम उसको घुमाने के लिए नहीं लाए थे कि हम उसको ऑन करके छोड़ दें और वो घूमती रहे, अच्छे से आवाज़ करे और हम उसको दूर से खड़े होकर के देखें और कहें कि ये वाह, क्या इंजीनियरिंग में मज़ा आ रहा है। ये तो उद्देश्य नहीं था, नहीं था ना। हमारा उद्देश्य क्या था, कपड़े साफ करे वो। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल मशीन, सिस्टम नहीं, ऑटोमेटिक कंट्रोल मशीन किसका एग्जाम्पल है, ओपन लूप सिस्टम का। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन किसका एग्जाम्पल है, ओपन लूप। क्यों? क्योंकि आपका डिजायर्ड आउटपुट जो आप उस मशीन से चाह रहे हैं वो क्या है, कपड़े साफ करना, ना कि उसको एक निर्धारित टाइम तक घुमाना। आप 10 मिनट तक वो घूम गई, आप बाहर निकाले। जब बाहर निकाले, तो क्या ये मैकेनिज्म है कि
कितने कपड़े साफ, वो कितने अच्छे से साफ हुए नहीं हुए, हम कंपेयर कर सकें? नहीं कंपेयर कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उस मशीन को तब तक घुमा सकें जब तक कि हमारा टारगेट अचीव ना हो पाए, वो अपने टाइम के अनुसार ही घूमेगी। तो हमारा रेफरेंस, हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट, वो टाइम तक घुमाना नहीं है। हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या है? कपड़े साफ होने चाहिए बस। और ये उस डिजायर्ड आउटपुट को कंपेयर करके फुलफिल नहीं कर पा रही, इस वजह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या है? एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। दूसरा, इमर्सन रॉड। पानी गर्म करने के लिए रॉड लगाते हैं, ऑन करके छोड़ दीजिए, वो बंद ही नहीं होगा। पानी खोलने लगेगा तब भी नहीं बंद होगा, बाल्टी फूक जाएगी, जल जाएगी, वो प्लग शॉर्ट हो जाएगा, वो बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें उसके पास कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो एक निर्धारित टेम्परेचर जब वो अचीव कर ले तो अपने आप ऑटो कट हो जाए। अपने आप ऑटो कट कहाँ होता है? गीजर में। गीजर क्या है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, जो घरों में गीजर लगा होता है। प्रेस, ऑटो कट वाला प्रेस क्या है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, नॉर्मल प्रेस नहीं, ऑटो कट वाला। कि अगर एक निर्धारित टेम्परेचर आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह इमर्सन रॉड क्या है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तीसरा, ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट का काम क्या है? ट्रैफिक लाइट, इसका बेसिक पर्पज ये होना चाहिए कि जिधर की तरफ वाहन ज़्यादा खड़े हैं उधर की तरफ ग्रीन सिग्नल दे दे, निकल जाएं, फिर जिधर की तरफ डेंसिटी ज़्यादा हो जाए वहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इनके में सब का टाइम सेट कर दिया गया है, ठीक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह, कि 30 सेकंड हर एक रेड रहेगा और 10 सेकंड हर एक ग्रीन रहेगा। जिधर की साइड ट्रैफिक नहीं है उस साइड भी वो 30 सेकंड तक रुकेगा और 10 सेकंड ग्रीन रहेगा, चाहे ट्रैफिक निकल पाए चाहे ना निकल पाए। जिधर की तरफ ज़्यादा है उधर की तरफ भी वैसे ही रहेगा। तो ट्रैफिक लाइट का पर्पज क्या था? कि जिधर की तरफ हमारा ट्रैफिक ज़्यादा है उधर की तरफ ज़्यादा देर तक ग्रीन करना, कम देर तक रेड करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर टाइमर सेट कर दिया जाता है। मतलब ये हमारा बेसिक पर्पज टाइमर सेट करना नहीं था, हमारा बेसिक पर्पज था ट्रैफिक को कंट्रोल करना। तो हमारे डिजायर्ड आउटपुट को ये क्या कर रहा है? नहीं फुलफिल कर रहा। तो ये क्या है? ओपन। चौथी बात, फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर। मशीन में आपको बताएंगे कि डीसी मोटर दो टाइप की होती हैं, एक फील्ड कंट्रोल, एक आर्मेचर कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल में क्या होता है? फील्ड कंट्रोल में ये होता है, ये फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर है, ये कनेक्टेड है लोड के साथ, और इधर आपको उस लोड को घुमाने के लिए आउटपुट स्पीड है, और यहाँ पर क्या है? इनपुट। कंपेयर करने का कोई तरीका है ही नहीं कि ये स्पीड हम यहाँ से कंपेयर कर सकें। क्यों? क्योंकि ये फील्ड कंट्रोल है। अभी यही अगर आर्मेचर कंट्रोल्ड होती, आर्मेचर में क्या होता है, आप जब इसका डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है, ये फील्ड है, ये आर्मेचर है, ऐसे। मतलब इनके इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये अलग सप्लाई से चल रहे हैं, ये इधर अलग इनको सप्लाई आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अगर यही फील्ड यहाँ पर लग जाए आर्मेचर के साथ, सीरीज के साथ लग जाए या संड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? क्लोज्ड लूप। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें गवर्न होंगी इसी सर्किट के थ्रू गवर्न होंगी। तो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर क्या है? ओपन लूप। अब यहीं पर देख लीजिए क्लोज्ड लूप के एग्जाम्पल। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, पहली बात, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं। आप क्या लिखिए? यहाँ पर लिखिए गीज़र। जो आजकल के गीज़र आ रहे हैं, प्रेस विद ऑटो कट ऑफ। दूसरा, रूम एसी। रूम एसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। तीसरा, फ्रिज, ये भी देख सकते हैं।
और क्या देख सकते हैं, ये फील्ड कंट्रोल है, यहाँ पर लिखिए आर्मेचर कंट्रोल्ड, आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर एक क्या है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो आज हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल सिस्टम के दो प्रकार, उनके एग्जाम्पल, उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। स्टेबिलिटी बहुत ध्यान से यूनिक याद रखिएगा कि ओपन लूप की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, क्लोज लूप की स्टेबिलिटी के साथ ही कंप्रोमाइज करते हैं, तभी इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम। ठीक है, वो लूप ध्यान में रखिएगा 25-30 डिग्री वाला, कि वो 5 डिग्री तब तक वो करता रहेगा जब तक कि वो सही कर नहीं देगा, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता ही रहेगा। ठीक, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट और इनपुट, लेकिन ये आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और ये इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैंने क्या बताया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस पूरे कंट्रोल सिस्टम का अंतरात्मा है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो बार बार इस सिस्टम में आप उलझेंगे। तो सबसे पहली कमांड लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर 2-3 घंटे लगेंगे, 2 से 3 दिन का काम है, अगर आप 1 घंटे देंगे बस उस पर कमांड हो जाएगी। ठीक, तो आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो को बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। बस कंडीशन ये है कि ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, जीरो। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं होना चाहिए, अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर में पहले से करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी एनर्जी उन दोनों पर स्टोर नहीं होनी चाहिए। हम इलेक्ट्रिकल में 3 ही सर्किट की बात करते हैं, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग केवल और केवल 3 एलिमेंट पर चलती है, वो है आर, एल और सी। आर ना तो एनर्जी स्टोर करता है और ना ही क्या करता है, डेवलप करता है, लेकिन एल और सी क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। एल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, और सी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। आर क्या करता है, एनर्जी डिसिपेट करता है, स्टोर नहीं करता, हीट के रूप में, आई स्क्वायर आर टी, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको बताया गया। अब इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। बस ट्रांसफर फंक्शन की बेसिक डिफिनीशन ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ये कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा, इनिशियल कंडीशन सारी क्या होनी चाहिए, जी। कहानी समझ में आ गई। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन है, इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन। आउटपुट ये है इधर V2 और ये है, सबसे पहले चूंकि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो होता है, तो सबसे पहले सर्किट को लाप्लास में कन्वर्ट कर दीजिए। लाप्लास में कन्वर्ट करने के पहले आपको आर, एल और सी की कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। आर का आर ही रहता है, चाहे टाइम डोमेन हो चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन हो, तो ये हमेशा आर ही चलेगा। रेजिस्टेंस एल टाइम डोमेन में होता है एल डी आई बाई डी टी, ये वोल्टेज होता है इंडक्टर के क्रॉस। और अगर मैं उसकी बात करूं टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन की, तो ये हो जाएगा एल एस आई एस, यहाँ पर आर इंटू आई कर लीजिए और यहाँ पर भी आर इंटू आई कर लीजिए, तो एल क्या बन जाता है, एल क्या बन जाता है, एल एस सी 1/C इंटीग्रेशन आई डी टी। क्यों, Q इज इक्वल टू होता है V बाई सी, नहीं, Q इज इक्वल टू होता है V इंटू सी।
तो V इज इक्वल टू होता है Q बाई, ठीक। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होता है चार्ज स्टोर्ड डिवाइडेड बाई इट्स कैपेसिटेंस। अगर मैं इसका लाप्लास लूँ तो ये होता है 1/CS/IS। तो C क्या बन जाता है 1/CS। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, R ही रहेगा, L बन जाएगा LS और C बन जाएगा 1/C। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका लाप्लास डोमेन में ड्रा करूं सर्किट, तो ये R रहेगा, ये बन जाएगा LS, ये है V2S और ये है V1S। क्या कीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो चाहिए, मतलब V2/V1। जो मैं प्रेफर करता हूं, हमेशा मैं ये चाहता हूं कि मैं नोडल एनालिसिस के द्वारा जाऊं। क्यों? क्योंकि नोडल एनालिसिस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज का रेशियो। हमेशा क्या मिलेगा, वोल्टेज का रेशियो। अगर आपको नोडल एनालिसिस से नहीं जाना है तो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है IT। अगर आपने वोल्टेज V1 लगाया तो यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रही है, IT। अगर IT फ्लो हो रही है S डोमेन में है तो इसको आप IS लिखेंगे, IS फ्लो। अब आप इसमें KVL लगाइए। मैं दोनों तरीके से आपको बताए दे रहा हूँ, जो आपको आसान लगे वो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, अगर मैं यहाँ पर KVL अप्लाई करता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, V1S इज इक्वल टू RIS प्लस LSIS। ये इक्वेशन कैसे लिखी गई, आपको KVL अप्लाई करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो KVL अप्लाई करने के बहुत सारे वीडियोस, लगभग 20-30 वीडियो ये आपको बताए गए हैं, तो आप जा करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से V1S की वैल्यू क्या मिलेगी, R प्लस LSIS। ये L कैपिटल में है, S स्मॉल में है, ये ध्यान रखिएगा, S स्मॉल में होता है लाप्लास का, ठीक है। लेकिन ऐसे मत लिखिएगा S, ऐसे ही लिखते हैं स्मॉल में, ठीक है। तो ये V1 की वैल्यू निकल गई। V2 क्या है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2S क्या हो जाएगा, इसमें फ्लो होने वाली करंट और इसकी इम्पीडेंस। तो इसकी इम्पीडेंस क्या है, LS। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, V2/V1 क्या मिलेगा, SL डिवाइडेड बाई R प्लस SL। SL नीचे से कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा क्या, या नीचे से R कॉमन ले लीजिए तो L/R ये हो जाएगा S/1 प्लस SL/, ये आपका। अगर मैं इसी को नोडल एनालिसिस अप्लाई करता तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, V2। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या मैं मानता, क्या हो जाता, V2। तो ये है V2S और ये है V1S। अगर मैं नोडल अप्लाई करता तो डायरेक्ट लिखता V2 माइनस V1, V2S माइनस V1S डिवाइडेड बाई R। ये है जाने वाली करंट प्लस V2S माइनस 0, यह है रेफरेंस नोड मान लेता, डिवाइडेड बाई SL इज इक्वल टू 0। आंसर दोनों से सेम आएगा, यहाँ से आपको भी यही मिल जाएगा, V2S बाई V1S इज इक्वल टू SL डिवाइडेड बाई R प्लस SL। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते, ठीक है। नोडल एनालिसिस, KVL KCL ये सब आपको बताया गया है, वहाँ पर जा करके रिवाइज कर लीजिए। चलिए, अगर इस सर्किट का निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, R प्लस SL। ये सीरीज में है, सीरीज में जुड़ जाती है इम्पीडेंस। इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, 1/CS। अप्लाई कर दीजिए, यह है V2S, यहाँ पर वोल्टेज, और यहाँ पर है V1S। चाहे तो KVL अप्लाई कर दीजिए, चाहे नोडल अप्लाई कर दीजिए। अगर मैं नोडल अप्लाई करता हूँ तो V2S माइनस V1S डिवाइडेड बाई R प्लस SL प्लस V2S डिवाइडेड बाई 1/CS।
ठीक, इम्पीडेंस क्या है 1/CS इज इक्वल टू 0। ये जाने वाली करंट आने वाली करंट कोई है नहीं। क्या करेंगे, V2S वाले टर्म को एक साथ लीजिए, R प्लस SL प्लस CS इज इक्वल टू V1S डिवाइडेड बाई R प्लस SL। तो V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V2 बाई V1 ये मिलेगा 1/1 प्लस R प्लस SL इंटू CS। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस RCS प्लस S² LC। ये आपका क्या है, ठीक है। चीज़ें बहुत ही आसान है, लेकिन तभी तक जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे को एक ब्लॉक मान लीजिए। जैसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर दो इम्पीडेंस, इसका इम्पीडेंस क्या है 1/CS और इसका इम्पीडेंस R1 ही है। तो अगर मैं दो इम्पीडेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में इम्पीडेंस क्या होती है 1/Z इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2, या ऐसे लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। पैरेलल में इम्पीडेंस यही होती है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ठीक वैसे ही इसका कर लीजिए, तो 1/CS इंटू R1 प्लस 1/CS। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1CS प्लस 1। ये है V2 यहाँ पर है V1। तो V2 बाई V1 निकालिए, लाप्लास वो नोडल अप्लाई कर दीजिए। तो V2S माइनस V1S डिवाइडेड बाई R1 प्लस R1CS, ठीक, प्लस V2S बाई R2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए। तो V2S क्या मिला, 1 प्लस R1CS डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1 प्लस R1CS डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1S। तो V2 बाई V1 क्या मिला, 1 प्लस R1CS डिवाइडेड बाई R1 इंटू R1 R2 1 प्लस R1CS प्लस R1 से R1 कैंसिल, तो क्या बचा R2 1 प्लस R1CS डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 1 प्लस R1। आंसर, ठीक, चीज़ों को अरेंज करना आना चाहिए आप। नेक्स्ट, चलिए इसका बताइए। यह है V1S, ये R1 ही रहेगा, ये R2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1/CS। ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या आ जाएगा R2 प्लस 1/CS। ये है V2 यहाँ पर, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। V2S माइनस V1S डिवाइडेड बाई R1 प्लस V2S डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1/CS इज इक्वल टू 0। क्या मिला, V2S 1/R1 प्लस 1/R2CS प्लस 1 इज इक्वल टू V1 बाई R1। तो यहाँ से V2S बाई V1S क्या मिला,
1/R1 इंटू R1 1 प्लस R2CS डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2CS प्लस R1C। R1 से R1 कैंसिल, तो क्या मिला? V2/V1 1 प्लस R2CS डिवाइडेड बाई 1 प्लस R1 प्लस R2, ये आपका ठीक है। कोई दिक्कत? इन सभी क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिए कि कुछ भी नहीं दिया है तो कैपेसिटर को पहले से ही डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। इनिशियल कंडीशन सारी क्या होनी चाहिए? 0, तभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, वो सॉरी ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। में कंडीशन है, ठीक है, और वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो डिफिनीशन अधूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? दोनों सीरीज में है तो R2 प्लस 1/C2S, और इसका दोनों पैरेलल में है तो R1 इंटू 1/C1S और R1 प्लस 1/C1S। तो ये क्या हो जाएगा? R1 डिवाइडेड बाई R1C1S प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा? R2C2S प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2S। ये है V2 यहाँ पर, और इधर है V1। नोडल अप्लाई कीजिए, V2S माइनस V1S डिवाइडेड बाई R1 1 प्लस R1C1S प्लस V2 डिवाइडेड बाई C2S डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2C2S इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला? 1 प्लस R1C1S डिवाइडेड बाई R1 प्लस SC2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2C2S इज इक्वल टू V1 1 प्लस R1C1S डिवाइडेड बाई R1। तो V2S बाई V1S निकाल लीजिए। V2 बाई V1 क्या निकलेगा? 1 प्लस R1C1S डिवाइडेड बाई R1 इंटू R1 1 प्लस R2C2S डिवाइडेड बाई 1 प्लस R1C1S इंटू 1 प्लस R2C2S प्लस SC2R1। R1 से R1 कैंसिल, जो बच गया वही रेशियो आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने आपको बता रखा है, इसमें केवल और केवल एडिशनल चीज़ क्या आ गई कि आपको क्या मिल गया? डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन में आपको ध्यान में रखना है कि अगर डॉट से दोनों करंट अंदर जाएं, मतलब ऐसे देखिए, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर, अगर यहाँ पर डॉट है, एक तरफ से करंट भेज दीजिए, चाहे इधर से चाहे इधर से। यहाँ पर क्या हुआ? डॉट में करंट अंदर जा रही है, इसके बाद यहाँ भी डॉट में करंट अंदर जा रही है। अगर डॉट में करंट का साइन सेम हो तो वो म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब एक में अंदर जा रही है और दूसरे में बाहर निकल रही है, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। जैसे यहाँ पर एक में डॉट यहाँ पर है, एक में यहाँ पर है। यहाँ पर तो अंदर जा रही है, यहाँ पर क्या करेंगे? डॉट से बाहर निकल रही है। जब डॉट से बाहर निकल रही है, अच्छा यहाँ पर ये मत देखिएगा कि इंडक्टर के बाद डॉट में घुस रही है करंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इंडक्टर के पहले है डॉट, तो पहले डॉट में जा रही है, और यहाँ पर क्या है? डॉट से बाहर निकल रही है। यहाँ पर पहले इंडक्टर आ गया तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया ना, तो यहाँ पर क्या है? एम निगेटिव। तो ये केवल और केवल किसके लिए है?
एम के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। तो यहाँ पर अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो यहाँ पर भी करंट ऐसे फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सोर्स तो लगा नहीं है। ये V2 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। अब हम जरा इसको देखते हैं कि M पॉजिटिव है यहाँ पर या M निगेटिव। तो डॉट में देखिए, यहाँ पर डॉट में पहले करंट जा रही फिर इंडक्टर में। यहाँ पर क्या है, डॉट से करंट निकल करके पहले इंडक्टर में जा रही फिर डॉट से बाहर निकल रही। तो दोनों का M क्या है, निगेटिव। तो अगर मैं करंट यहाँ पर I1 मानता हूँ तो यहाँ पर करंट क्या है, I2। ठीक है, इक्वेशन लिखता हूँ, पहले टाइम डोमेन में लिख लेता हूँ। आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिख करके दिखा देता हूँ। V1t इज इक्वल टू क्या लिखूँ, R1 I1t प्लस 1/C1 इंटीग्रेशन I1t dt प्लस L1 di1t बाई dt। वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के क्रॉस ये होता है, इंडक्टर के क्रॉस ये होता है। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, निगेटिव है, तो माइनस M। म्यूचुअल में क्या होता है, एक का दूसरे पर इफेक्ट, तो M के साथ कौन सी करंट आएगी, di2 बाई dt। ये आपको जरा ध्यान में रखना है। इसका अगर लाप्लास लेंगे तो V1s इज इक्वल टू लिखा जाएगा R1 प्लस 1/C1s प्लस L1s। ये तो I1 के साथ आएंगे, माइनस ये आ जाएगा MS I2s। इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, कुछ नहीं दिया है तो जीरो से स्टार्ट कीजिए। तो 0 माइनस L3 di2 बाई dt माइनस यहाँ पर कैपेसिटर ये C1 है तो इसको मान लीजिए C2 माइनस C2 1/C2 इंटीग्रेशन I2 dt प्लस माइनस R2 I2t dt माइनस L2 di2 बाई dt। ये तो सारे हो गए। उसके बाद M क्या है, निगेटिव। अब यहाँ पर सारे अगर निगेटिव हैं तो M का यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस M di1 बाई dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, ये हमने KVL लगाया और कुछ नहीं किया। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, L3 SL3 प्लस 1/SC2 प्लस R2 प्लस SL2। ये तो हुआ क्या, I2 का, इज इक्वल टू S इंटू M I1s। ये तो हम V1 की इक्वेशन लिखे, यहाँ से I2 सेकंड उसमें लगा दिए क्या, KVL इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, आपको आउटपुट V2 चाहिए, तो V2 क्या है, R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो I2 इंटू R2। तो आप क्या कीजिए, I2 की वैल्यू यहाँ से निकालिए। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से। I2 की वैल्यू नहीं मिलेगी I1 के टर्म में, ये I2 की वैल्यू यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो सारी वैल्यू I1 के टर्म में मिल जाएंगी। तो V1 की वैल्यू I1 के टर्म में मिल गई। वही I2 की वैल्यू जो यहाँ से आपने निकाला वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ भी I1 के टर्म में मिल जाएगा। अब V1 I1 के टर्म में मिल गया, V2 I2 के टर्म में मिल I1 के टर्म में मिल गया। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, V2 बाई V1 का। I1 से I1 कैंसिल, जो भी आए वो आपका। ये आप अपने से कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको मेथड बता दिया। एग्ज़ाम आपको देना है, सिलेक्शन आपको लेना है, पेपर आपको क्वालिफाई करना है, तो कोशिश आपको ही करनी है। हमारे यहाँ पर सालों करने से चीज़ें
केवल और केवल टाइम वेस्ट होगा, उससे और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया फिर आगे आपको कैलकुलेशन आपका करना है। ठीक है, कोई भी बेसिक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। एक बुक आती है नॉर्मन एम नाइस की, वो सबसे बेस्ट बुक है। अगर लोकल राइटर में जाना है तो हसन सईद की बुक आती है, तो हसन सईद ले लीजिएगा या नॉर्मन एम नाइस ले लीजिएगा, कोई भी बुक अच्छी है। एक बुक एक रिसोर्स फॉलो कीजिएगा, मैं यहाँ पर बताऊँगा उसको आप रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, बस चीज़ें इतनी ही आसान हैं और इतने से ही आपका सिलेक्शन हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें और सिस्टम कुछ आगे ट्रांसलेशन सिस्टम पढ़ेंगे, मैकेनिकल सिस्टम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ेंगे, तब जा कर के ये चीज़ें और आगे क्लियर हो जाएंगी। आपके पास एक ही काम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, सॉल्व करना उनको। अभी क्या सॉल्व करेंगे अभी तो देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि ट्रांसफ़र फंक्शन के न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, जिस भी बुक को आप फॉलो करते हो, कहीं भी आपको दिख रहे हो न्यूमेरिकल ट्रांसफ़र फंक्शन के ऐसे ही निकाले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए